हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आइए बच्चों, आज हम कॉमर्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स, और कई बार इसे हम डायरेक्ट टैक्स के नाम से भी जानते हैं या बुलाते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव भी है, और इस सब्जेक्ट में डेप्थ भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। हर पर्सन जो लाइफ में अपने बिजनेस, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो चाहे जॉब कर रहा हो, वो इनकम जनरेट करना चाहता है, और उसे अपनी हर इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं ये सब्जेक्ट आपकी पूरी लाइफ के साथ और जुड़ा रहने वाला है। इसलिए सभी बच्चे इसे बहुत ही ध्यान से व मन लगाकर समझें। आज की इस क्लास में हम इनकम टैक्स स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स को जानने के लिए इसका फ्रेमवर्क जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम इसमें इसके फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। उसे ध्यान से आपको सिर्फ सुनना है। इसे आपको इस लेक्चर में आपको अभी इनकम टैक्स में आप नहीं घुस रहे हैं, आप केवल इनकम टैक्स की आप एक नॉलेज आपको हम ओवरव्यू देंगे कि ये होता क्या है, इनकम टैक्स से क्या मतलब है, इनकम टैक्स क्यों हम पे करते हैं या हमसे क्यों लिया जाता है, कैसे इसके लिए हमने जो है एक्ट बनाया, किस तरह से एक्ट बनाते हैं, कौन इसे आपसे आप पर जो है चार्ज करता है, क्यों कैसे हम लेवी करते हैं इस टैक्स को, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। ये हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है और ना एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाएगा हमसे, लेकिन आपको इनकम टैक्स को समझने में सहायता जरूर मिलेगी इससे। तो इस क्लास को आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। आइए हम लोग इस वंडरफुल सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये जो इनकम टैक्स है इसको समझने के लिए आपको इस क्लास को बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना है, क्योंकि हम डायरेक्ट कोई इनकम टैक्स का कोई चैप्टर अगर हम सीधे उठा लिया हमने तो वो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप इसकी कुछ बारीकियां ना समझ लें, कुछ इसके बेसिक टर्म्स के बारे में हम आपको ना बता दें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पर लिखा है, आपको आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, इनकम टैक्स, और इसे हम डायरेक्ट टैक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनकम टैक्स क्या है और इसे हम डायरेक्ट टैक्स के नाम से क्यों पुकारते हैं, ये हम आगे आने वाले अभी आप आगे थोड़ी देर में समझ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट, ये मान लीजिए आप, हम पहले हमें ये समझना है कि हम क्यों पे करते हैं अपना जो है, वाई वी पे इनकम टैक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आप मान लीजिए ये आपकी पब्लिक है, ठीक है। ये ड्राइंग्स मेरी थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप इसको वैसे समझ लीजिए, ये आपके अलग अलग पर्सन्स हैं, ठीक है, पब्लिक है ये, तो पब्लिक है, ठीक है। सो मैनी पीपल्स को आप जो इंक्लूड करते हैं तो ये आपकी पब्लिक बन गई, ठीक है। ये पब्लिक है आपकी, समझ लीजिए, ठीक है। तो पब्लिक है, पब्लिक से हमारी सोसाइटी बन जाती है, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी सोसाइटी है, पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। अब इस सोसाइटी को चलाने के लिए गवर्नमेंट को बनाया गया। ओके स्टूडेंट्स, अगर गवर्नमेंट ना हो तो ये सोसाइटी एक जंगल की तरह हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हर कोई अपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेगा और कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस सोसाइटी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए गवर्नमेंट जो है फॉर्म की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता है गवर्नमेंट जो है सोसाइटी को बहुत सारे सर्विस अवेलेबल कराती है,
ठीक है। हम आजकल अपने लाइफ को अगर हम अच्छे से जी पा रहे हैं, हमें सेफ्टी मिल रही है, हम अपना सुरक्षित जीवन जी रहे हैं और चैन की नींद सो रहे हैं और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इंजॉय कर पा रहे हैं, तो ये हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल जो है कोविड-19 का जो है सब जगह प्रकोप छाया हुआ है, तो ऐसे में भी आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जो है पब्लिक को कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रही है। ठीक है, हमारी सोसाइटी में पुलिस है जो आपकी सेफ्टी के लिए है, डॉक्टर्स हैं, ओके, स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ओके, स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो है आपके ट्रांसपोर्ट हैं, रोड है, आर्मी है, ये सभी बॉर्डर पे हमारी आर्मी सुरक्षा कर रही है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ के होने के कारण ही अपनी अपनी लाइफ को जो है पब्लिक या सोसाइटी अच्छे से जो है जी पा रही है, चैन की नींद सो पा रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आपको क्या कर रही है? पब्लिक को प्रोवाइड कराती है सर्विस। ठीक, गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज टू द पब्लिक। ओके, तो अब ये जो सर्विस हम अवेल कर रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा हमें जो सर्विसेज दी जा रही है, तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि फ्री में तो कुछ भी नहीं होता है। आप सभी जानते हैं फ्री की तो सलाह भी नहीं अच्छी होती है, तो फ्री की सर्विस कैसे आपको मिलेगी? तो गवर्नमेंट क्या करती है? आपसे जो है फंड कलेक्ट करती है। ठीक है, जो ये टैक्सेस क्या होते हैं, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का सोर्स है। और ये रेवेन्यू कहाँ से गवर्नमेंट को अवेलेबल होता है? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कलेक्ट फंड्स फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, गवर्नमेंट में ने पब्लिक को क्या अवेलेबल कराया? सर्विसेज। ठीक है, मैनी काइंड्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराया सोसाइटी को। ओके, तो अब क्या आपको पता है फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, तो गवर्नमेंट ने जो है क्या करेगी? इन सर्विसेज के को पे भी करना है, क्योंकि पुलिस है तो उन्हें सैलरी पेमेंट करनी, हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पे अलग अलग इक्विपमेंट्स लगानी है, स्कूल्स हैं वहाँ पे भी बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी जो स्टेशनरी प्रोवाइड करानी है और अलग अलग चीज़ें फैसिलिटी उन्हें देनी है। आर्मी है, आर्मी की लोगों को भी बहुत सारी अवेलेबल कराएंगे, तभी वो आपकी सुरक्षा कर पाएंगे, है ना। सारी आपके देखते हैं इक्विपमेंट्स हैं और भी आपके औजार वगैरह जो हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक से क्या करती है? फंड कलेक्ट करती है। ठीक है, ये फंड कलेक्ट करती है और इसका यूज़ इस फंड का यूज़ कहाँ कर रही है गवर्नमेंट? पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कराने में। ठीक है, तो ये फंड कहाँ से अवेलेबल हो रहा है गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट कलेक्ट फंड्स फ्रॉम पब्लिक थ्रू टैक्स फॉर प्रोवाइड सर्विस। ओके, तो आप समझ में आपको आ गया होगा कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती है। ये जो गवर्नमेंट हमें तरह तरह की सुविधाएं अवेलेबल कराती है, उसके लिए गवर्नमेंट पब्लिक से या सोसाइटी से टैक्स वसूल करती है और टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट अपने पास फंड जो है कलेक्ट करती है और उस फंड का यूज़ सोसाइटी की वेलफेयर में यूज़ करती है। ठीक है, अगर हम आज अपने घरों में अच्छे से चैन से रह पा रहे हैं या अपना लाइफ अच्छे से इंजॉय कर पा रहे हैं, तो इन्हीं सर्विसेज के माध्यम से। ठीक है, जो सरकार है अपने देश में शांति, है ना, शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में, है ना, विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए और समाज में जो वेलफेयर के आपके सोसाइटी डेवलपमेंट के वर्क होते रहते हैं, तो इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? फंड की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फंड जो है ये अवेलेबल जो है गवर्नमेंट कहाँ से कलेक्ट करती है? पब्लिक फ्रॉम पब्लिक और फॉर सोसाइटी, फ्रॉम पब्लिक एंड फ्रॉम सोसाइटी। और किसके लिए अवेलेबल करती है? फॉर प्रोवाइड सर्विस। तो जनता को सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए जनता से ही टैक्स वसूल करके गवर्नमेंट अपने पास क्या करती है? फंड कलेक्ट करती है। ठीक है, ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि जो पब्लिक है, गवर्नमेंट है, पब्लिक से या सोसाइटी से ये टैक्स क्यों लेती है। ठीक है, पहले हमें यही समझना था कि हमें जो है ये टैक्स जो आया, हमारा इनकम टैक्स सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये जो टैक्स होता क्या है और ये टैक्स हमारी जो है हम क्यों देते हैं।
ठीक है, सभी के मन में आता होगा ना, अरे इनकम टैक्स मार्च आता है, अरे इनकम टैक्स पे करना है, बहुत ही गुस्सा आती है पे करने में। ठीक है, तो जो है ये आपको ये पता नहीं होता है कि हम जो है क्यों पे कर रहे हैं। आपको लगता है अरे हमने बड़ी मेहनत से इनकम कमाई, इतना मेहनत किया, इतनी जॉब की, इतना बिजनेस चलाया, हम इसका इतना बड़ा पार्ट गवर्नमेंट को दे दें। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट आपसे लेके आपके वेलफेयर में ही लगाती है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए थोड़ा सा आप ये जो ये आपकी क्लास थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन अवेलेबल कराएगी। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ रटना नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, और ये क्लास आपके आगे के जो क्लासेस होंगी अभी उनके लिए बेस का वर्क करेगी। अगर आप ये अच्छे से समझेंगे तो कुछ स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस हम आपको इंट्रोडक्शन के लिए इंट्रोडक्शन इसमें हम अवेलेबल कराएंगे आपको। तो ये 2-3 क्लास आपको थोड़ी लंबी भी लगेंगी, बोरियत भी होगी इसमें। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, अब देखिए आपने ये समझ लिया है कि टैक्स जो है हम क्यों पे करते हैं। ठीक है, ये पब्लिक है, सोसाइटी है, सोसाइटी को बहुत सारी सर्विस मिलती हैं, किसके माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से। ठीक है, और गवर्नमेंट ये सर्विसेज कैसे अवेलेबल कराएगी, फंड कलेक्ट करती है सोसाइटी से, और ये फंड किसके थ्रू कलेक्ट करती है, थ्रू टैक्स, है ना, बाय टैक्स, है ना। तो ये टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करती है, सोसाइटी से फंड कलेक्ट करती है, और उस फंड का यूज़ सोसाइटी को अलग अलग तरह की सर्विस प्रोवाइड कराने में करती है। ओके, अब देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पे। टैक्स इज ए कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज लेवी बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम, कमोडिटी, सर्विस, एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये जो टैक्स है आपकी केवल इनकम पे नहीं वसूला जाता है। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो आपको पता हो रहा है कि आप पे कर रहे हो, इसलिए आपको बहुत ही दुख होता है। लेकिन कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो आपको पता भी नहीं होता है और आप पे कर रहे हो, बड़ी खुशी खुशी पे कर रहे हो, और आपको जो है ऐसा होता है कि उनके बारे में आपको पता नहीं होता, इसलिए आपको उनको पे करने का दुख नहीं होता है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो टैक्सेस होते हैं जो आपको पता नहीं है और पे कर रहे हो, वो आपको जो पता हुआ है, जो आप जानते हुए पे कर रहे हो, उनसे ज़्यादा भी हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपको क्या होता है, वो आपको पता नहीं होता है, इसलिए आप उनको पे आराम से करते हैं। अभी हम आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे कौन से टैक्स हैं जो हम पे भी कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। ठीक है, तो द वर्ड टैक्स डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैक्सो ना, जो वर्ड टैक्स आया ये कहाँ से आया, लैटिन के वर्ड टैक्सो से आया। टैक्सेस आर द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ये हमने अभी समझा कि जो टैक्स होते हैं ये क्या है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू का एक बेसिक सोर्स है, विच आर यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोविजंस एंड प्रैक्टिसेस। ओके, जो हमारी गवर्नमेंट है ये फंड जो है पब्लिक से कलेक्ट करती है, और किसके थ्रू, अलग अलग थ्रू पॉलिसीज, प्रोविजंस एंड प्रैक्टिसेस को अप्लाई करवा के। ठीक है, तो ये टैक्स भी उसी का एक पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो है इनकम इन इंडिया में, अब आप अभी ये फैक्ट आप केवल जान लो। ठीक है, इन इंडिया इनकम टैक्स वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1860। जो इंडिया में है सबसे फर्स्ट टाइम टैक्स जो है कब आया था, 1860 में, और किसके द्वारा, सर विलियम जेम्स विल्सन, नहीं विलियम नहीं, विल्सन जेम्स। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस अगर आप कभी देखिएगा, अगर आप किसी कंपटीशन की भी प्रिपरेशन करोगे तो उसके लिए ये जो है आपके फैक्ट जो होते हैं छोटे छोटे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट टाइम कब लगाया गया था, 1860 में, किसके माध्यम से, बाय सर जेम्स विल्सन, इन ऑर्डर टू मीट द लॉस कॉज्ड ऑन अकाउंट ऑफ मिलिट्री इम्यूनिटी इन 1857, है ना। तो जो आपके 1857 की जो आपने 1857 की क्रांति सुना होगा, उसके लिए जो उसके जो लॉस हुआ था उसको कवर करने के लिए सर विलियम जेम्स विल्सन ने क्या किया था, 1860 में जो है टैक्स को फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस कराया था। और जैसे आप इसको पुराने टाइम में भी वसूला जाता था, जैसे लगान आपने सुना होगा, है ना, तो इस तरह की चीज़ों से के माध्यम से वसूला जाता था। ठीक है, एट प्रेजेंट ये जो प्रेजेंट टाइम में है ये लॉ जो है गवर्न जो है, दिस लॉ इज़ गवर्न बाय एक्ट 1961। तो ये जो प्रेजेंट टाइम में ये जो हमारी प्रोसेस तो पुराने समय में बिना किसी एक्ट के चल रहा था, ये आजकल हमारे यहाँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के माध्यम से गवर्न हो रही है, विच इज़ कॉमनली नोन एज इनकम टैक्स एक्ट, जिससे कि हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से जानते हैं। और ये कब हमारी फोर्स में कब आया था,
1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962 को ये हमारी इंडिया में जो है फोर्स में आ गया था और तब से जो है हमारी जो है यहाँ ये टैक्सेस जो है इनकम टैक्स लगाया जा रहा है। ठीक है, अभी आप ये सिर्फ ये एक फैक्ट आप समझ लो, अभी आप इस पर आप दिमाग ना लगाओ, सिर्फ आप ये समझ लो कि ये इनकम टैक्स एक्ट का नाम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और ये हमारे यहाँ कम इंडिया में कब फोर्स हुआ था, इनटू फोर्स में कब आया था, 1 अप्रैल 1962 से ये हमारे यहाँ इंडिया में एप्लीकेबल है। पहले अब हमने ये समझा कि टैक्स क्या होता है और हम क्यों पे करते हैं। अब हमें ये समझना है कि टैक्स कितने प्रकार का होता है। अभी हमने आपको बताया था कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो आपको पता होते हैं कि आप पे कर रहे हो, और कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो आपको पता नहीं होते हैं कि आप पे कर रहे हो, और लेकिन आप खुशी खुशी पे कर रहे हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ टैक्स। ठीक है, आपके टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, बच्चों देखते हैं जो आपका टैक्स होता है ये आपके दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट। ओके, ये थोड़ा सा लिखने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ये हम थोड़ा शॉर्ट में ही लिखते हैं। ओके बच्चों, आप ये समझ लीजिएगा हमने क्या लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, एक हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, अब ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसका क्या होता है, हमारा इनिशियल बर्डन हो और फाइनल बर्डन क्या होता है, ऑन सेम पर्सन। ठीक है, कोई एक ऐसा ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति होता है जिसका फाइनल और इनिशियल बर्डन सेम उसी पर होता है, उसे पता होता है कि आप वो टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा इनकम टैक्स। ओके स्टूडेंट्स, जो इनकम टैक्स होता है वो हमें पता है कि हम पे कर रहे हैं, किसी पर गवर्नमेंट को हम पे कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी इनकम से डायरेक्टली लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या होता है, इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो जिसका इनिशियल बर्डन एंड फाइनल बर्डन क्या होता है, जिस व्यक्ति पर होता है वो उसे पता होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। जैसे आपने इनकम आपके हैंड में आई और जो है साल के आखिर में आपको पता है आपको इतना टैक्स हमें पे करना है, 9 लाख रुपए आपकी सालाना इनकम है, तो आपको उसमें से कुछ पार्ट जो डिसाइडेड होगा, डिसाइडेड रेट के माध्यम से आपको पे करना होता है इनकम टैक्स। ठीक है, या आप जानते बूझते पे कर रहे हैं क्योंकि आपको ये करना ही करना है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे होते हैं जिनको आपको पता नहीं होता है लेकिन फिर भी आप पे कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप सिनेमा गए देखने, ठीक है, मूवी देखने गए। ठीक है, तो मूवी देखने जाते हैं आप। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, जो आपके जो सिनेमा घर वाला है जो एंटरटेन, उससे कहा कि आपको जो है हमें इंटरटेनमेंट टैक्स पे करना होगा। ठीक है, तो अब वो तो व्यक्ति बड़ा घबरा गया कि अरे हम तो इतनी मेहनत से अपनी मूवी लगा रहे हैं, इतना सब कुछ सुविधा दे रहे हैं और हम टैक्स भी दे गवर्नमेंट को, तो हमें प्रॉफिट क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये टैक्स आपको उनसे लेना है जो सिनेमा देखेंगे यहाँ के, जो इस सर्विस का, एंटरटेनमेंट का जो है लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो फिर वो व्यक्ति बड़ा खुश हो गया, है ना। तो उसने कहा ठीक है, हमारी टिकट 250 की थी, हम 50 रुपये इसमें और ऐड कर दे रहे हैं, 300 रुपये की टिकट हो गई, 50 रुपये हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे पर टिकट कलेक्ट करके फंड, और जो बच जाएगा वो हमारा हो जाएगा, हमारी जेब से क्या गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, आपने तो बड़े खुशी खुशी पे कर दिया, आपको तो पता भी नहीं है कि उसकी टिकट की
प्राइस में आपके एंटरटेनमेंट टैक्स जुड़ा हुआ है। इसी तरह से आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो उसमें भी टैक्स जो है आपके एमआरपी में जो है ऐड होता है पहले से ही, ठीक है, वो आप पता नहीं होता, आप गुड्स ले आए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनिशियल बर्डन तो जो पे कर रहा होता है व्यक्ति उस पे होता है, लेकिन फाइनल बर्डन किस पे जाता है, कंज्यूमर पे जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जो है क्या फ़र्क है, डायरेक्ट टैक्स का एक बहुत बड़ा जो है आपका उदाहरण या एग्जांपल आप कह सकते हो क्या है, इनकम टैक्स। और भी टैक्सेस होते हैं लेकिन मेन जो है इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स में मेन टैक्स माना जाता है। और भी है, वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, ठीक है, और इसी तरह से और भी टैक्सेस हैं नाम, लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये सिर्फ हम आपको नॉर्मल जानकारी के कि आप टैक्स पढ़ने जा रहे हो तो कम से कम ये पता होना चाहिए आपको कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, फाइनल और इनिशियल बर्डन सेम पर्सन पर होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, फाइनल बर्डन तो इनिशियल बर्डन यानी कि जो आपका प्रभाव जो तुरंत दिख रहा है वो किस पे गया, जो आपके सिनेमा प्रोवाइडर पर, सर्विस प्रोवाइडर पर, ठीक है, या गुड्स प्रोवाइडर पर, जो आपने अगर गुड्स खरीदी है तो गुड्स में इंक्लूड होगा, सर्विस ले रहे हैं तो सर्विस में इंक्लूड होगा, आप रेस्टोरेंट में गए खाना खाने तो खाने की प्लेट के साथ जो है उसमें आपके टैक्स भी जुड़ के आएगा, ठीक है। तो जो ये इसमें इनिशियल बर्डन किस पे होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर है या गुड्स प्रोवाइडर है, लेकिन फाइनल बर्डन किस पे होता है, कंज्यूमर पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी इसकी डिटेल देंगे। देखिए टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या है, टैक्सेस आर लेवी बाय द गवर्नमेंट ऑन द टैक्स पेयर। टैक्सेस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या क्या है, एक तो आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स इज ए लेवी डायरेक्टली ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स है आपकी किसी भी व्यक्ति की इनकम पर डायरेक्टली लगाया जाता है, लेवी किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स आर पे बाय द पर्सन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। डायरेक्टली आपने पे किया, आपको पता है कि आपकी 9 लाख इनकम है, उसमें से 1 लाख आपको 1 लाख आपको किसको पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। क्यों पे करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के माध्यम से आप बहुत सारी सर्विसेज ले रहे हो, उनका लाभ उठा रहे हो, ठीक है। अगर आपके घर में मान लीजिए चोरी हो जाती है तो आप कहाँ जाते हो, पुलिस के पास जाते हो, तो पुलिस क्या आपसे उसके लिए कोई पेमेंट ले रही है, नहीं ले रही, लेकिन वो पेमेंट आपसे कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ले रही है, तभी तो आपको सर्विस अवेलेबल करा रही है, ठीक है। इसी तरह से आप रोड पे चलते हो तो रोड पे जा रहे हो, आप उसकी सुविधा ले रहे हो, ठीक है। इसी तरह से आपकी जैसे मान लीजिए वाटर की सुविधा आपकी फैसिलिटी मिली हुई है, आर्मी है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो ये सब सर्विसेज आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, इस वजह से आपकी इनकम पे टैक्स लेती है, ठीक है। द पर्सन पेइंग टैक्स कैन नॉट शिफ्ट इट्स बर्डन सम अदर पर्सन, ठीक है। इसको पे करने का बर्डन, डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जो इसको पे करने का बर्डन आप किसी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, आपको पे करना है तो करना है, ओके। अगर एक कोई व्यक्ति हैं, अगर उनको सैलरी मिल रही है तो उनको एक को ही टैक्स पे करना है, ना कि आप वो अपना टैक्स जो है किसी और पे डाल देंगे कि हम नहीं पे करेंगे, हमारे बदले ये व्यक्ति पे कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, ओके स्टूडेंट्स। और एक चीज़ और आप जान लीजिए, डायरेक्ट टैक्स कैसा टैक्स होता है, एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, ठीक है। इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, यहाँ पे आगे हमने ऐड नहीं किया है, डायरेक्ट टैक्स इज ए प्रोग्रेसिव टैक्स। अब ये प्रोग्रेसिव क्या चीज़ होती है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ये क्या होगा, प्रोग्रेस करेगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे इनकम ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका टैक्स जो है, टैक्स की अमाउंट बढ़ती चली जाती है। और ये जो आपका टैक्स क्यों लगाया जाता है, जो आपकी इनकम की इनइक्वालिटी है उसको बराबर करने के लिए, ठीक है। जिसकी इनकम कम है उससे कम टैक्स लिया जा रहा है, जिसकी इनकम ज़्यादा है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो आपकी इनकम में असमानता है, समाज में जब हमारे देखते हैं आप आय में विभिन्नताएं हो जाती हैं तो क्या होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है ना, और चोरी चकारी बढ़ती है, बहुत सारे लूटपाट बढ़ते हैं। तो इसको समान लाने के लिए भी गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है, ठीक है। जिसके पास अगर कोई फैसिलिटी नहीं है और जिसके पास बहुत ज़्यादा है तो वो क्या सोचता है, उसका हम छीन लें, उसकी हम चुरा लें, उसको हम लूट लें, है ना। इस तरह की भावनाएं समाज में पनपने लगती हैं। तो इस चीज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार जो है भ्रष्टाचार को रोकने में भी ये टैक्सेस हमारे काम आते हैं, ओके।
तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स की अमाउंट भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर टैक्स की रेट 10% है, ठीक है, किसी पर्सन की अगर ईयरली सैलरी 1 लाख है, ठीक है, तो उसका 10% उसको देना पड़ेगा, ठीक है, तो 10% हमारा कितना आ गया, 10,000, ओके। और अगर इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके कोई व्यक्ति है, उसकी इनकम कितनी है, मान लीजिए 5 लाख है, तो उसकी क्या हो जाएगी, 50,000, है ना। तो ये क्या आपने देखा टैक्स जो है किस तरह से 1 लाख कमाने वाले को जो है 10,000 टैक्स पे करना पड़ा और 5 लाख कमाने वाले को 50,000 पे करना पड़ा, ठीक है। तो ये जैसे जैसे हमारी इनकम लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, वैसे वैसे हमारी डायरेक्ट टैक्स की अमाउंट या इनकम टैक्स की अमाउंट भी बढ़ती चलाएगी। इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स इनिशियल एंड फाइनल बर्डन ऑन पर्सन, ठीक है। जो इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है, आपका इनिशियल बर्डन और फाइनल बर्डन दोनों ही किस पे होता है, उस पर्सन पे होता है जिस व्यक्ति की इनकम है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, ये सब क्या है, हमारे डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। ये तो आपका हो गया डायरेक्ट टैक्स। अब आपने समझ लिया होगा अच्छे से कि हम इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्योंकि ये हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना होता है, ठीक है, और इसको आप जान रहे हैं कि हमें कितना पे करना है, ठीक है। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, ऐसे टैक्स होते हैं जो आपको पता नहीं है आप कितना पे कर रहे हो, कितना टैक्स आप पे कर रहे हैं। ये आपकी गुड्स की या सर्विस की जो है आपकी कॉस्ट है उसमें जुड़ के ही आपको मिल रहा होता है ना, जुड़ा होता है, और वो आप पे करके आते हो और आपको पता नहीं, बड़ी खुशी खुशी आप 500 रुपये खर्च करके आए, सिनेमा देखने गए, मूवी देखने गए, बड़े खुश है, अरे बड़ा मज़ा आ गया, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन आपको तो ये पता ही नहीं कि 500 रुपीज़ जो आपने खर्च किया है उसमें तो जो 200 रुपीज़ थे वो आपके टैक्स का आप पे करके आ रहे हो, ओके स्टूडेंट्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच द टैक्स पेयर पे इनडायरेक्टली, ये आप इनडायरेक्टली पे करते हो, ओके। द पर्सन हु पेज द टैक्स, ये व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो इस टैक्स को पे कर रहा है वो इसका बर्डन शिफ्ट कर सकता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या किया था हमने, उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसकी इनकम है उसको ही आपको टैक्स पे करना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में क्या होता है, जो भी व्यक्ति इसका टैक्स पे कर रहा है इसके बर्डन को अदर पर्सन को आगे शिफ्ट कर सकता है। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसने अपना गुड्स बनाया और बेच दिया, किसको बेच दिया, होलसेलर को, ठीक है। तो उसने क्या किया, होलसेलर ने जो है गुड्स की जो प्राइस थी उसमें टैक्स भी पे किया है, जुड़ा हुआ है। अगर 100 रुपीज़ का गुड्स था उसमें 20 रुपीज़ मान लीजिए टैक्स का जुड़ा हुआ था पहले से, 100 रुपये उसने पे कर दिए, किसको पे किया, मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। होलसेलर जो आपका मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने सेल किया, किसे किया, होलसेलर को, ओके। अब होलसेलर किसे सेल करेगा, रिटेलर को, और रिटेलर के माध्यम से ये प्रोडक्ट हम तक आता है, कस्टमर तक आता है, ओके, या कंज्यूमर तक आता है, ओके। तो मैन्युफैक्चरर ने मान लीजिए इसको पे किया 100 में कोई प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, तो इस 100 में 20 रुपीज़ किसके हैं, टैक्स के जुड़े हुए हैं पहले से, ओके। अब ये होलसेलर क्या करेगा, अपना इसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा और फिर रिटेलर को बेचेगा, और ये 100 रुपीज़ में जो टैक्स 20 इंक्लूड है वो कहाँ से इसने वसूल कर लिया, रिटेलर से। तो इसने अपना बर्डन कहाँ शिफ्ट किया, होलसेलर पे, ठीक है। अब होलसेलर अपना बर्डन कहाँ शिफ्ट करेंगे, रिटेलर पे। इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और इस प्रोडक्ट को बेच दिया रिटेलर को 120 में, ठीक है, ओके। तो 20 रुपीज़ तो मतलब 80 का हमने ये प्रोडक्ट बनाया था, जो ये मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया था 80 रुपीज़ का, और इसमें टैक्स पे की जोड़ के 20 रुपये टैक्स जोड़ के 100 का हमने सामान इसने बेच दिया, ठीक है। अब जो है होलसेलर भी अपना कुछ इसमें ऐड करेंगे, 20 रुपीज़ जो उन्होंने टैक्स पे किया है और साथ में जो है अपना प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने जोड़ लिया। तो इन्होंने किसको बेचा, रिटेलर को बेचा, सेल किया, रिटेलर से इन्होंने टैक्स प्लस प्रॉफिट मार्जिन अपना ले लिया, तो इनका बर्डन कहाँ चला आया, रिटेलर पे, ओके। अब रिटेलर जो है इनिशियली तो आप देख रहे हैं कि ये होलसेलर पे कर रहे हैं, फिर कभी अब रिटेलर पे किया, जब गुड्स कस्टमर तक जाएगा तो ये से जो है मान लीजिए इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिया 140 का हो गया, ठीक है। तो 20 रुपये जो टैक्स इसमें ऐड है वो किस पे आ गया, कस्टमर पर आ गया,
ठीक है। तो इसका आप देख रहे हैं इनिशियल बर्डन किस पे आ रहा है, अलग अलग पार्टीज पे। जितनी बार आपका गुड्स जो है वो सप्लाई होगा, सप्लाई ऑफ द पॉइंट, वहाँ से जो है इनका इनिशियल बर्डन हुआ, लेकिन फाइनल बर्डन हमेशा इसका किस पे आता है, कंज्यूमर पे आता है, चाहे कोई गुड्स हो या सर्विस हो। तो इसमें आपने देखा किसी की जेब से कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। इन्होंने जो है पे किया था टैक्स, तो इन्होंने पे ये जो टैक्स जो है पे यहाँ पे लिया इन्होंने होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर किसको पे कर देंगे, गवर्नमेंट को, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर जो है गवर्नमेंट को पहले ही पे कर दिया इन्होंने, ठीक है। और ये क्रेडिट अपना लेते रहेंगे, अगले आने जितनी बार ये सप्लाई करेंगे उतनी बार इन्होंने अपना जो है टैक्स बर्डन आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने शिफ्ट किया होलसेलर पे, होलसेलर ने शिफ्ट किया रिटेलर पे, रिटेलर ने शिफ्ट किस पे किया, कस्टमर पे। ओके, तो हमारा जो ये इनडायरेक्ट टैक्स है इसका फाइनल और फाइनल बर्डन हमारा किस पे पड़ता है, जो आपके कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स पे होता है, ठीक है। ये हमने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया था। तो आप कोई भी गुड्स लो, सर्विस लो, उसमें आपको क्या होता है, इसका जो है बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं कस्टमर पर, ठीक है। शिफ्ट द बर्डन टू द पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड्स और सर्विस, जो उस गुड्स को या कंज्यूम को जो आपकी सर्विस है उसको कंज्यूम कर रहा है, उस पे जो है फाइनल बर्डन इनडायरेक्ट टैक्स का पड़ता है, ठीक है। अभी तक आपने देखा होगा, अभी तक आपने सुना था बहुत सारे टैक्सेस हमारी जो है इंडियन इकोनॉमी में अवेलेबल थे। सेल्स टैक्स था, वेट था, ठीक है, एक्साइज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, अलग अलग फलाना डिकामा, बहुत सारे टैक्सेस थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम जो है 2017 में अपनाया, ठीक है। 2017 से पहले आप बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते थे, प्रोडक्शन टैक्स, एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, जाने बहुत हजार तरीके के टैक्स थे, ठीक है। और ये सभी हमारे किसकी कैटेगरी में थे, इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में। लेकिन 2017 में जो है गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए जीएसटी को जीएसटी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बिफोर 2017 क्या था, बहुत सारे टैक्सेस हमारे पास थे, ठीक है। लेकिन 2017 के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे टैक्सेस को एक ही में मिला दिया, सारे टैक्सेस उन्होंने ख़त्म कर दिए और एक टैक्स बना दिया, वन नेशन वन टैक्स। आपने सुना भी होगा जीएसटी, ओके, जीएसटी ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसकी कुछ रेट डिसाइड कर दी, अलग अलग कमोडिटीज़ के लिए अलग अलग रेट डिसाइड कर दिए, अब वही आपको जो है पे करना है इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे, ठीक है। अभी तक बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते थे, अलग अलग जो है चीज़ों के लिए अलग अलग टैक्स, आपने सामान खरीदा तो उस पर अलग टैक्स, सर्विस लिया तो उस पर अलग टैक्स, अलग अलग रेट से अलग अलग चीज़ों पे। अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी, ठीक है। जीएसटी को जो है एक एक्ट के बना के इसको जो है गवर्नमेंट ने पारित कर दिया। बिफोर 2017 द इनडायरेक्ट टैक्स कंप्राइजेज ऑफ वेरियस टैक्स एंड ड्यूटीज, ठीक है, लाइक सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ईटीसी। बहुत तरह के देख रहे हैं आप यहाँ टैक्सेस हैं, ठीक है। लेकिन 1 जुलाई 2017 को ये सारे ही टैक्सेस को एक में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। इन सारे ही टैक्सेस को मर्ज करके वन नेशन वन टैक्स बना दिया गया, जिसको कि द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इस एक्ट का नाम क्या है, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। और इस जो हमारा टैक्स आ गया वो क्या है, जीएसटी, ठीक है। अब ये तमाम तरह के जो टैक्स थे इनको मर्ज कर दिया गया जीएसटी में, ठीक है। अब हमें ये अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग टैक्स नहीं पे करना है, अब हमें हर जगह जीएसटी पे करनी है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट ने इसको डिसाइड किया है, इसके रेट्स अलग अलग कमोडिटीज़ के लिए, जो आपकी नीडी प्रोडक्ट हैं उनके लिए अलग डिसाइडेड है, जो आपकी जो है क्या कह सकते हैं, आपकी विलासिता की वस्तुएं आप कहते हैं, जो आराम वाली वस्तुएं हैं, जो शराब है, पेट्रोलियम है, हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग टैक्स रेट डिसाइड किया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग आपको जीएसटी पे करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमें जीएसटी के एक अलग बहुत बड़ा अपना टॉपिक है, ये हमें अभी इसको नहीं पढ़ना है,
हमें क्या पढ़ना है, हमें अपने फोकस करना है इनडायरेक्ट टैक्स को, ठीक है। लेकिन हमें कुछ ऐसी ये टर्म्स हैं जो आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए अब आपने देखा कि यहाँ आपका जीएसटी लॉ बन गया। इससे पहले आपने देखा था इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, एक्ट पढ़ा था आपने, लॉ नहीं एक्ट, है ना। कौन सा था, 1962। तो ये हमारे, अब हमें ये देखना है ये जो एक्ट होते हैं ये बनते कैसे हैं ना, बनाता कौन है, ठीक है। ये चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले हमने ये तो देख लिया टैक्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और हमारा जो इनकम टैक्स किसके अंदर इंक्लूड होता है, डायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होता है, ठीक। अब ये जो टैक्स जो है हम जो बनाते हैं या पे करते हैं, तो हु हैड पावर टू कलेक्ट एंड लेवी टैक्स। अब हमें ये जानना है कि किसे पावर है इन टैक्सेस को वसूल करने का और उनको चार्ज करने का पावर किसे है, ठीक। सबसे पहले हम जान लें कि हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो जो कोई भी लॉ बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही बनेगा। तो जो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ ए पेरेंट लॉ, ठीक है। कोई भी वर्क जो होगा, कोई भी नया काम होगा, कोई भी नया एक्ट आएगा, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए उसी के तहत आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, एक पेरेंट लॉ है। एनी लॉ कैन बी मेड इन इंडिया प्रोवाइडेड इट इज़ परमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है भैया कोई भी एक्ट आप नहीं ला सकते बिना हमारी परमिशन के। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, कोई भी इंडिया में अगर कोई भी एक्ट आएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की मर्जी के खिलाफ नहीं होगा, उसके प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उनके सारे जो आपने देखा होगा इसमें आपके जो है संविधान में बहुत सारी जो है आर्टिकल्स हैं, आपने पढ़ा हो भी होगा कुछ बच्चों ने, ठीक है। 395 थे जब हमारा मेन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब तो क्या होते 395 उसमें हमारे आर्टिकल्स थे, है ना, या धाराएं आप सेक्शंस बोल सकते हैं, और 12 उसमें अनुसूचियाँ थी, शेड्यूल थी, ठीक है। तो और अभी तो अब ये बदल गया है, इसके सेक्शन सब सेक्शन मिलाते हुए कुछ 484 हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हो गए हैं, ठीक है। तो बस अब अभी हमने इतना डीपली में नहीं जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, हमने बस ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ऑफ इंडिया क्या है, इज़ पेरेंट लॉ। कोई भी एक्ट आप लाना चाहो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड हो, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड हो, वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया, एनी लॉ कैन बी मेड इन इंडिया प्रोवाइडेड इट इज़ परमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 265 में लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, कोई भी टैक्स जो है गवर्नमेंट जो सोसाइटी पे या पब्लिक पे नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, जब तक कि कोई उनके लिए लॉ ना बना दिया जाए, ठीक है। तो नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है, जब तक उसके लिए लॉ ना बन जाए और जब तक कि कोई अथॉरिटी ना दे दी जाए थ्रू लॉ, तब तक भी पब्लिक पे कोई भी टैक्स या आप ना लगा सकते हैं ना वसूल सकते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रहते हुए ही जो है ये हमारे लॉ टैक्सेस वगैरह की रेट डिफाइन की जाती है। अब हम ये पढ़ना है कि कैसे हम डिफाइन करते हैं टैक्स, ठीक है। अब इसी जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है पावर दिया है, ठीक है। इसमें 65 में क्या कहा, जब तक कोई भी लॉ ना बन जाए, कोई अथॉरिटी ना हो, तब तक आप जो है कोई टैक्स जनता से वसूल नहीं कर सकते। और कॉन्स्टिट्यूशन के ही आर्टिकल 246 में कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है विभिन्न तरह के वेरियस टाइप्स या वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्स, किसके माध्यम से, शेड्यूल 7, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 7वीं अनुसूची, है ना। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 ने के शेड्यूल 7 के थ्रू क्या दिया गया है, पावर दिया गया है टैक्स को लगाने का, जो है आपके विभिन्न टाइप के टैक्सेस होते हैं वो लगाए जाते हैं, ठीक। वो कैसे लगाए जाते हैं, अब देखिए शेड्यूल 7 में आपने पढ़ा होगा कुछ सूचियां हैं उसमें, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिस्ट 1 है, ठीक है, फिर लिस्ट 2 है और लिस्ट 3 है। ये सभी हमारे शेड्यूल जो है ये 7वीं अनुसूची का भाग है, आपने पढ़ा भी होगा। सबसे पहले लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट, ठीक है।
दूसरी लिस्ट हमारी क्या होती है, स्टेट लिस्ट, ठीक है। और तीसरी लिस्ट का नाम है कंकरेंट लिस्ट, ठीक। यूनियन लिस्ट को कौन गवर्न करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यानी यूनियन लिस्ट में ऐसे मुद्दे रखे जाते हैं जिन पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो क्या होती है, एक तरह से कह सकते हैं अथॉरिटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अथॉरिटी होती है। इस लिस्ट में जो जो चीज़ें, जो जो आइटम्स इसमें इंक्लूड की जाएंगी उन पे लॉ बनाने का जो है अथॉरिटी किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसी तरह से आपकी लिस्ट 2 में स्टेट लिस्ट आती है। स्टेट लिस्ट में जो है ऐसे मुद्दे रखे जाते हैं जिस पर आपको लॉ बनाने का जो पावर किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक। अब ये लिस्ट 3 क्या है, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। इस पे जो है पावर बनाने का कुछ ऐसे जो आइटम्स रखे गए हैं जिस पर दोनों ही गवर्नमेंट को पावर होता है सहमति से राय विचार विमर्श करके बनाने का, क्योंकि हमारी इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। फेडरल कंट्री का मतलब यहाँ पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही पावर चलता है। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकती है। तो इसमें जो है, इसमें ऐसे मुद्दे आते हैं जो केवल सब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। इसमें स्टेट आपका जो है दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसमें ऐसे मुद्दे आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट जो है आपकी लॉ तो बना सकती है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकता है स्टेट। और बोथ गवर्नमेंट कंकरेंट लिस्ट में ऐसी चीज़ों को, ऐसे आइटम्स रखे गए हैं जिसमें आपके दोनों ही सरकार आपके लॉ बना सकती। फॉर एग्जाम्पल, आप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एजुकेशन है। एजुकेशन पे जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो सेंट्रल और स्टेट द्वारा मिलके बनाए, राय विचार विमर्श के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमें इसको, इस लिस्ट को डीपली नहीं पढ़ना है। हमारा इस लिस्ट को बताने का ये जो है उद्देश्य ये था कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टू मेक लॉ एंड कलेक्ट टैक्स, ये तो आपने जान लिया, ठीक है। और इसमें जो रिलेटेड आइटम्स होते हैं, टू मेक लॉ एंड कलेक्ट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट, ओके। अब जो हमें इसमें बताने का आपका मेन पर्पस ये था इन लिस्टों का, ये जो आपके इनकम टैक्स जो आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, तो ये हमारा कहाँ आता है, सेंट्रल, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है, ओके। इसलिए हमें ये बताना था आपको। इसलिए हम इनकम टैक्स को क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है लगाया जाता है, ठीक। तो हु कैन, यहाँ से पढ़ सकते हैं, हु हैड पावर टू कलेक्ट लेवी एंड टैक्स, ठीक है। तो आपके अलग अलग टैक्स को अलग अलग जो है आपकी स्टेट और सेंट्रल जो है कलेक्ट और लेवी करती है। तो आपका जो इनकम टैक्स आपको पढ़ना है, टैक्स ऑन इनकम, वो क्या है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। अब जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में है, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। यानी कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या आता है, इनकम टैक्स इंक्लूड तो है, पर जो सारे ही इनकम पे हम टैक्स लगा सकते हैं अदर देन एग्रीकल्चर, ठीक है। बस एक एग्रीकल्चर इनकम ऐसा है जो सेंट्रल के अंडर में नहीं है, ठीक है। ये किसके अंडर में रखा गया है, एग्रीकल्चर इनकम स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। तो इस पे जो है रूल रेगुलेशन और जो भी आपके कलेक्ट एंड लेवी का जो भी आपका अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट को है, ठीक। बाकी चीज़ें अब हमें इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, ठीक है। तो इसमें जो आपका जो आपकी टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो जो है आपका किस लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। और इस पे अथॉरिटी किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है इससे रिलेटेड जो भी है इसको कलेक्ट करने का और लेवी करने का, ठीक है। इतना हमने समझ लिया, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब आपको ये देखना है, अब तो ये हमने समझ लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे इनकम पे टैक्स लगाती है, वसूलती है, ठीक। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे नहीं किसी भी मनमाने तरीके से जो है आपसे टैक्स वसूल नहीं कर सकती। हमारा इंडिया क्योंकि क्या है, एक डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, तो यहाँ पे सारे रूल लॉ जो है एक प्रोसेस के माध्यम से गुजरते हुए तब एक्ट बनते हैं और तब उसे क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंटेड किया जाता है पब्लिक पे। अब वो हमें जानना है कि हाउ लॉ आर इनेक्टेड मेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी लॉ जो है वो कैसे बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये हमारा एक जनरल प्रोसेस, हमने बताया आपको। ये क्लास हमारा इनकम टैक्स सब्जेक्ट में अभी आप घुसे नहीं हो, अभी सिर्फ इसकी आप एक नॉर्मल एक ओवरव्यू और एक जनरल नॉलेज आपको हम दे रहे हैं
ताकि आपसे कोई भी, हमारा ये प्रयास रहेगा आपका कोई भी पॉइंट जो है छूटे ना, ठीक है। और आपको ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज हो, आप बता सकें किसी को कि ये टैक्स क्यों है डायरेक्ट टैक्स, और ये कौन इससे लगाते हैं, कहाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कौन लगाती है, ठीक है। और अब आपको ये हम बताएंगे कि ये लॉ हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। जो हमारा कोई भी लॉ आता है, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, चाहे आपकी डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड हो या आपकी इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड हो, ठीक है, तो इसे हम कोई भी गवर्नमेंट जो है कैसे बनाती है। तो आपको पता है कि हमारी इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके कोई भी, मान लीजिए कोई भी आपके मन में विचार आया, ठीक है, पब्लिक के मन में कोई विचार आया, ठीक है, तो उसे क्या, उसके लिए क्या एक तैयार किया जाता है, एक, आप मान लीजिए आपको कॉलेज में कोई अपना प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करना है, ठीक है, तो आप ऐसे तो जाओगे नहीं, बोल दिया, हाँ मुंह से बोल दिया ऐसे ऐसे ये हो गया, नहीं ना, उसके लिए एक फॉर्मल तरीका होता है। आप क्या करोगे, उसका आप प्रोजेक्ट अपना बनाओगे पेपर पे, ठीक है, फिर आप अपने जो है, जो आपका सब्जेक्ट टीचर होगा उससे कंसल्ट करोगे, उसे दिखाओगे कि इसमें क्या कमियां है ना, सजेशंस लोगे, अगर उन्होंने कोई आपको सजेशन दिया है तो फिर आप उसको ले जाओगे, उसमें ऐड करोगे, ठीक है, फिर आपने सब्जेक्ट अपने टीचर पास करा लिया, फिर आप कहाँ जाओगे, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जाओगे, ठीक है, जो हेड होंगे आपके डिपार्टमेंट के, ठीक। तो उसमें आप गए, उनसे भी आपने कर लिया, उन्होंने भी अगर कोई कमी बताई तो फिर जो है आपने उसमें सुधार कर लिया, फिर उन्होंने देखा, चेक किया, पास कर दिया, कहा आप ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसे आप जाके सबमिट कर दोगे, ठीक है, ऑफिस में, ओके। ये चीज़, ये आपने प्रक्रिया अपनाई। तो इसी तरह से जब भी कोई नया मत या विचार आता है, ठीक है, तो उसको एज ए एक आप मैनुअल आप कह सकते हो, एक ड्राफ्ट पेपर उससे रिलेटेड बनाया जाता है, ठीक है, उसमें उसकी सारी चीज़ें लिखी जाती, नोट की जाती हैं, ठीक है, और आप जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे डिस्कस किया जाता है, ठीक है। जब ये सब डिस्कस किया जाता है, ओके, कुछ जो है आपके एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे डिस्कस किया जाएगा, और सारा ही इसे एक एक ड्राफ्ट में पेपर के रूप में बना के क्या करते हैं, जब ये ड्राफ्ट पेपर बन जाता है, डिस्कस हो जाता है, तो हम इसे बिल बोलते हैं, ठीक है। अभी ये एक्ट नहीं बना, एक्ट या लॉ नहीं बना है। जब ये हमारा एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है, हमारा एक्ट या जो भी लॉ हम लाना चाहते हैं उससे रिलेटेड सारे प्रपोजल्स हमने उसमें नोट कर लिए, डिस्कशन कर लिया है, तो ये एक बिल का रूप लेता है। जब तक कि कोई भी लॉ नहीं बन जाता है, उससे पहले वो बिल होता है। तो आपने कोई बिल ले गए, आपने प्रेजेंट करना है। अब ये बिल हमें कहाँ प्रेजेंट करना है, पार्लियामेंट में, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी आप नया वर्क या बिल या कोई भी आप प्रस्ताव लाना चाहते हो, तो वो इस प्रक्रिया से गुजर के तभी एक्ट बनता है। ये कहाँ गया, पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट क्या है, में जो जनता के द्वारा चुने गए सदस्य हैं, उनको, उनसे जो है पार्लियामेंट बनी है, वो जनता की तरफ से जनता के हित में वर्क करने के लिए चुने गए हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट में आपके दो सभा होते हैं, दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। तो आपका बिल पहले गया लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में सबने चर्चा विचार विमर्श हुआ। आप देखते हैं कि संसद में कैसे चर्चा होती है लोगों के बीच में, जो आपके मंत्री हैं और जो वहाँ के सदस्य हैं, ठीक है, वहाँ चर्चा हुआ, सब मतलब अगर कोई कमी आई तो फिर इसमें सुधार कर दिया गया, ठीक है, कोई कमी है ऐड किया गया, ठीक है, सबने आपस में चर्चा की, फिर सबने मिलके पास कर दिया, ठीक है, लोकसभा में पास हो गया। अगर फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, वहाँ पे भी इसके विचार विमर्श हुई, चर्चा हुई, फिर पास हो गया। जब दोनों ही सदन में ये कोई बिल जो है हमारा आया और पास हो गया, तब ये कहाँ जाता है, तब ये हमारा जाता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। जब दोनों सदन में कोई बिल हमारा पास हो जाएगा बहुमत के द्वारा, ठीक है, बहुमत से पास होना, क्योंकि हमारी जो कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। जब दो बहुमत के माध्यम से ये पास हो जाता है तो ये हमारे प्रेसिडेंट जी के पास जाता है। अब ये प्रेसिडेंट जी का वर्क होता है इसे एक्सेप्ट करना, ठीक है, इसे एक्सेप्ट करना इनका काम होता है, यस करना, ठीक है। तो जब ये इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो कोई भी बिल जो है वो क्या हो जाता है, वो लॉ या एक्ट के रूप में डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये होता है प्रोसेस हमारा। अब मान लीजिए कि प्रेसिडेंट जी साहब हैं, इनको जो है कोई बिल पसंद नहीं आया, उसमें कुछ चीज़ें कमी लग रही है, ठीक है, तो आप
जो है अब यहाँ पे तो ये जनता के प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे लोग हैं, यहाँ बहुमत के माध्यम से ये पास हो गया दोनों सदन में। यहाँ गया तो इनको प्रेसिडेंट जी को समझ में नहीं आया, कुछ कमी लग रही, तो उन्होंने कहा अभी इसमें आप और देख लो, थोड़ी सी कमी है। तो आप ये एक बार जो है इन्होंने फिर से भेज दिया यहाँ पे, ठीक है, लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में फिर इन्होंने चर्चा विचार विमर्श किया, देखा, इन्हें लगा ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है, बहुमत से पास हो गया। ठीक, फिर इन्होंने फिर राज्यसभा में भेजा, यहाँ पे भी सबने कहा हाँ ठीक है, बहुमत से पास हो गया। तो अब ये फिर जाएगा आपके प्रेसिडेंट जी साहब के पास। तो इनका क्या होता है, ये तो एक अकेले व्यक्ति होते हैं, तो जो अभी बिल आपका बहुमत से पास हो गया उस पर इनको असेंट देनी ही पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये एक अकेले व्यक्ति होते हैं, ये पूरी जो है जनता का विरोध नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बार इसको भेज जरूर सकते हैं असेंट के लिए कि आप एक बार इसमें और देख लीजिए, लेकिन इस पर कोई चेंज करना या ना करना ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर वो चाहेंगे, देखेंगे, उन्हें लगेगा कि कोई कमी है तो वो उसे चेंज करेंगे, अन्यथा फिर वो एज इट इज़ दोबारा प्रेसिडेंट साहब के पास भेज देंगे और उन्हें उसे एक्सेप्ट करना ही होता है, और इसके बाद कोई भी जो हमारा बिल क्या है, लॉ बन जाता है। तो जितने भी हमारे एक्ट या लॉ आते हैं वो इसी प्रोसेस से गुजरते हैं, चाहे आपके इनकम टैक्स लॉ हो, या अभी आपने देखा जीएसटी आया था, तो जीएसटी को आने में कई साल लग गए। ठीक है, पहले आपने देखा था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो आपके एनडीए जो आपकी बीजेपी के गवर्नमेंट इसको नहीं लाने देना चाह रही थी। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। फिर अब जब एनडीए गवर्नमेंट आ गई, बीजेपी की आ गई, तो कांग्रेस वाले जो है क्या कर रहे थे, इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो गवर्नमेंट चाहती तो थी ये एक्ट आए, लेकिन ये पार्टीज एक दूसरे में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, या आप ये भी कह सकते हैं बीजेपी इसका जो है श्रेय खुद लेना चाह रही थी। तो जीएसटी अपने आप में बहुत ही अच्छा एक्ट है, और इसको जो है अब तो ये खैर एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन इसको कोई भी एक्ट, हमारा मेन आपका प्रोसेस था, कोई भी एक्ट आप लेके आओ, चाहे कोई इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड हो, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड हो, ये सारे ही इसी माध्यम से गुजरते हैं, या और एनी अदर आपके कोई भी जो कह सकते हैं मुद्दे होते हैं आपकी सोसाइटी से रिलेटेड, वो सारे ही एक्ट जो है इसके थ्रू ये प्रोसेस हमारा है। ठीक, अब ये तो सरकार ने क्या कर दिया, एक्ट बना दिया। ठीक है, इस माध्यम से जो है इनकम टैक्स एक्ट आपका बन गया, और उसमें सारे टर्म्स कंडीशंस प्रोसीजर्स जो है नोट डाउन कर दिए गए, और सारे टैक्स के रेट वगैरह डिसाइड कर दिए गए। ठीक है, तो जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट आया था वो कब आया था, हमारा 19 एक्ट का नाम है हमारा 1961। ठीक है, इसको हम इस एक्ट को हम बुलाएंगे किस नाम से, आईटी एक्ट 1961 या इनकम टैक्स एक्ट 19। लेकिन ये इम्प्लीमेंटेड कब हुआ था हमारा, 1 अप्रैल 1962 से इम्प्लीमेंटेड हुआ था। ठीक है, तो अब ये तब से ये हमारा एक्ट चला आ रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि कोई इतनी पुरानी चीज़ अभी तक चली आ रही है, तो इस चीज़ से जो है बचने के लिए सरकार ने तो एक्ट बना दिया, एक्ट तो हमारा वही रहेगा। इसमें क्या होता है, टाइम टाइम पे अमेंडमेंट होता रहता है। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट होते हैं हमारे, जैसे 1961 से लेके अभी तक जाने कितनी बार इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट इसमें ऐड होता चला जाता है, और ये अमेंडमेंट्स हमारे जुड़ जाते हैं जाके इसी एक्ट में। ठीक है, तो अब ये अमेंडमेंट कैसे होते हैं, अब ये जब आपने देखा अभी जैसे कोई भी प्रोसेस होगा हमारा, कोई भी आपको एक्ट लाना है या कोई भी बिल पास करना है, किसके थ्रू, यही प्रोसेस हम अपनाएंगे। ठीक, तो आप देखते हैं हर साल हम क्या करते हैं, बजट पेश करते हैं, है ना। जो गवर्नमेंट है हमारी, जो गवर्नमेंट है आपकी, जो भी उसके जो है फाइनेंस, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो है उनके जो हेड होते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं। ठीक है, कौन एवरी ईयर आपको जो है आपके पार्लियामेंट में या लोकसभा में आप बजट कौन पेश करता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, जो कि अभी कौन है, निर्मला सीतारमन जी हैं, तो यही है। तो एवरी ईयर a budget is presented before the parliament by the finance minister on the last working day of फरवरी एवरी, मतलब फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को जो है हर साल बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। ठीक है, किसके माध्यम से, फाइनेंस मिनिस्टर के माध्यम से। ठीक है, तो
तो ये जो बजट होता है इसमें हर एरिया से रिलेटेड क्या होते हैं, जो है एजम्पशंस होते हैं। मतलब क्या होता है, इसमें हमें कितना जो है खर्च करना है, ठीक है, हमें आने वाले ईयर में कितना खर्च करना है, और ये हमें जो खर्च करना है इसके लिए फंड हम कहाँ से लाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में उसमें विस्तृत जो है डिटेल दी होती है। तो उसी में एक आपका पार्ट होता है फाइनेंस, ठीक है। तो उस बजट में क्या होता है, एक फाइनेंस के नाम से आप उसे फाइनेंस बिल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस बिल, इसे बिल क्यों कहा गया, जब तक कोई भी बिल या प्रपोजल एक्ट नहीं बन जाता है या लॉ नहीं बन जाता है तो उसे हम फाइनेंस बिल के नाम से या कोई भी बिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उस बजट में, हर साल के बजट में एक फाइनेंस बिल भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। बजट कंटेन्स द फाइनेंस बिल विच प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द एरिया ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो ये बजट फाइनेंस बिल होता है इसमें क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में रूल्स और रेगुलेशंस या अमेंडमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। जैसे किसी साल हमें टैक्स रेट बढ़ाने हैं, किसी चीज़ पे कम करने हैं, ठीक है, किस पे कितना लेना है, हर साल ये हमारे टैक्स के रेट आप देखते हैं चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हम किसके थ्रू चेंज होते हैं, फाइनेंस बिल के थ्रू। अब ये बजट हमने पेश किया और इसी का हिस्सा क्या है, ये फाइनेंस बिल, ठीक है। और जब दोनों सदनों में पास हो गया तो फिर जो है इनके पास, प्रेसिडेंट जी के पास गया और इन्होंने उस पर अपनी मुहर लगा दी, ओके कर दिया। तो अब ये क्या एक्ट बन गया, और इसका जो ये बिल उठा के, बिल का पार्ट जो है, इस बजट का ये जो पार्ट है फाइनेंस बिल, इसको उठा के हमने जाके जोड़ दिया, ऐड कर दिया कहाँ पे, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है, 1961, ठीक। उसमें ये हर साल ये अमेंडमेंट्स जुड़ते रहते हैं फाइनेंस बिल के माध्यम से, ठीक। तो अब आपको ये समझ में आ गया, आईटी एक्ट हमारा एक बार बन गया और इसमें हर साल हमारे अमेंडमेंट होते हैं किसके थ्रू, फाइनेंस बिल के माध्यम से। तो जो है, और इसी में सारे टैक्स जो है हमारे डिसाइडेड होते हैं। तो आप अब ये कह सकते हो कि फाइनेंस बिल के माध्यम से हर साल टैक्स की रेट क्या की जाती है, डिसाइड की जाती है, ठीक, ओके। व्हेन फाइनेंस बिल अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउस, जब ये हमारा फाइनेंस बिल बोथ हाउस में, पार्लियामेंट में जो है सब जगह असेंट हो जाता है, रिसीव हो जाती है, उसकी सहमति मिल जाती है, तब प्रेसिडेंट क्या ऑफ इंडिया, इट बिकम्स द फाइनेंस एक्ट, तब ये हमारा क्या हो जाता है, फाइनेंस एक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जाके अमेंडमेंट हमारा हर साल किसमें जुड़ जाता है, आईटी एक्ट में, ओके, क्लियर है। अब ये जो हमारा जो है टैक्स है, हमने क्या बताया, इनकम टैक्स किसके अंदर आता है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क करने के लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, और या इसका हेड कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि हर साल क्या करता है, बजट पेश करता है, और बजट में एक फाइनेंस एक आइटम होता है जिसे फाइनेंस बिल हम कहते हैं। और ये बिल क्यों कहते हैं, जब तक कि कोई प्रपोजल हमारा एक्ट में ना चेंज हो जाए तब तक उसे हम बिल मानते हैं, ओके। तो ये बिल जब हमारा पास हो जाता है दोनों ही सदनों से और फिर प्रेसिडेंट जी की मुहर लग जाती है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है, और ये हर साल ये एक्ट हमारा आईटी एक्ट में जुड़ता जाता है, ठीक है। और इसके हेड जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपना काम जो है बांट देती है, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग लोगों को दे देती है, ठीक है, क्योंकि सारे ही वर्क एक साथ गवर्नमेंट खुद अकेले नहीं कर सकती है, ठीक। तो इन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट किसे दे रखा है, अपना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी क्या करती है, सारे वर्क खुद नहीं कर सकती है ना, तो उसने भी अपने अंडर में कई डिपार्टमेंट बना रखे हैं, ठीक है। तो हमें मेन पढ़ना है अपने टैक्स से रिलेटेड। तो टैक्स से रिलेटेड इनके यहाँ पे आपने सुना होगा CBDT, ठीक है, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये वाला जो हमारा जो है बोर्ड है, ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। तो टैक्स से रिलेटेड आजकल 2 बोर्ड हैं हमारे यहाँ, ठीक है। एक है पहला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। पहले ये हमारा जो है बोर्ड का नाम कुछ और था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स इनडायरेक्ट, इस टाइप से कुछ था, ठीक है। लेकिन जब से GST चेंज हुआ, ये आप गूगल कर लेना, थोड़ा इसमें हमें कन्फ्यूज़न है कि पहले इस बोर्ड का नाम क्या था, इसको आप गूगल कर लेना चाहे तो, ठीक है। बस ऐसे ही आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए, वैसे ही आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या पता है, सब एक बोर्ड क्या होगी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, दूसरे बोर्ड का क्या नाम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स।
ये कस्टम्स क्यों है? क्योंकि जो बोर्ड आपके इनडायरेक्ट टैक्स अब एक हो गया, जीएसटी सिर्फ एक टैक्स है, लेकिन सारे टैक्स तो इसमें इंक्लूड कर दिए गए आपके जीएसटी में, लेकिन कस्टम एक ऐसा टैक्स है जिसे जो है जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, ये अलग से लिया जाता है। कस्टम ड्यूटी कब ली जाती है? जब कोई भी प्रोडक्ट हमारा जो आपके इंटरनेशनल मार्केट में जब रन करता है। ठीक है, बस आप इतना जान लो कि इंटरनेशनल मार्केट में जब आप प्रोडक्ट्स को जो है बेचते खरीदते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तब ये कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको अलग रखा गया है। तो अब आपके जो है सारे टैक्सेस खत्म होकर जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स हो गई, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ये इसको रेगुलेट करता है, इससे रिलेटेड सारे वर्क करता है। और डायरेक्ट टैक्स यानी जो हमें पढ़ना है इनकम टैक्स, उसके लिए कौन है? सीबीडीटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कई बार आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है कौन कलेक्ट, मतलब जो है कौन जो है इसको जो है चार्ज करता है, या कौन जो है इससे रिलेटेड आय की इनकम की जो है कौन जनरेट करता है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो क्या है, अब आपने क्या पढ़ा? इनकम टैक्स जो है क्या है? अथॉरिटी टू चार्ज टैक्स ऑन इनकम। ठीक है, रेस्ट विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो आपकी जो है इनकम, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के और सारे इनकम्स जो है किसके अंडर आते हैं? टैक्स चार्ज करने का की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और इन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर सेंट्रल गवर्नमेंट हैड मेड इनकम टैक्स एक्ट थ्रू द पार्लियामेंट। और इस जो है चार्ज को, इस पावर को जो है यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट के थ्रू क्या बनाया? इनकम टैक्स एक्ट बनाया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? इनकम टैक्स एक्ट को जो बना तो दिया, अब इसको जो है फॉलो करवाने के लिए क्या किया? एक डिपार्टमेंट बनाया, सीबीडीटी। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत दो डिपार्टमेंट बनाए गए, एक सीबीडीटी, दूसरा सीबीआईटी एंड सी, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीबीआईटी एंड सी। ठीक है, कस्टम बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, अब सेंट्रल बोर्ड क्या है? सीबीडीटी क्या है? इज ए पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये सेंट्रल बोर्ड क्या है? सीबीडीटी क्या है? ये डिपार्टमेंट पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी हमने अभी पहले ही भी आपको ऊपर बताया कि क्या है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक पार्ट है। ठीक है, और जो कि किसके अंडर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। तो द सीबीडीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो सीबीडीटी क्या करती है? सीबीडीटी जो है ये आपका जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं हम। ठीक है, तो द सीबीडीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, है ना। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? सीबीडीटी करती है। किसके माध्यम से? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से। ठीक है, ओके। फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी हैज़ गिवन। ठीक है, अब जो सीबीडीटी को के पास क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है डायरेक्ट टैक्स को। अब इसने अपने जो है पावर को एग्जीक्यूट करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इसको कुछ पावर दिए गए हैं। क्या पावर दिए गए? रूल्स बनाने के पावर दिए गए हैं। हैज़ गिवन अंडर सेक्शन 295 ऑफ आईटी एक्ट टू मेक इनकम टैक्स रूल्स, है ना। इनकम टैक्स रूल्स बनाने का इसे क्या दिया गया है? पावर दिया गया है। किसे दिया गया? सीबीडीटी को। सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, इसको क्या करने के लिए? इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया है? गवर्नमेंट ने सीबीडीटी बनाया और सीबीडीटी को जो है कुछ पावर दिए हैं इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, जो है कि आपके इनकम टैक्स रूल्स वो बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको क्लियर होगा आई थिंक। अब आप बता सकते हैं कि आपका जो है टैक्स, जो इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, और ये किसके अंडर में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। अब इस पर कैसे लॉ बना और कैसे इसमें हम हर साल कैसे चेंज होते हैं फाइनेंस बिल के माध्यम से। तो रेट कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस बिल। ठीक है, अगर आपको कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनकम टैक्स रेट कौन डिसाइड करता है, तो फाइनेंस बिल के थ्रू, फाइनेंस एक्ट के माध्यम से ये रेट डिसाइड किए जाते हैं। और इसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने का पावर किसके पास है? हमारी जो है इनकम टैक्स को किसके पास है? सीबीडीटी के पास है। ठीक है, और इससे रिलेटेड रूल बनाने का पावर भी सीबीडीटी के पास है। ठीक है,
इतनी नॉलेज आपके लिए जो है अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपका जो है सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो हमारे अगर आपको कन्फ्यूजन माइंड में रहता होगा ना कि आपके टैक्स के रेट कौन डिसाइड करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो टैक्स के रेट किसके थ्रू डिसाइड होते हैं, हमारा फाइनेंस एक्ट के माध्यम से। और ये जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, इसको रूल फॉलो कौन करवाता है, सीबीडीटी करवाता है। ठीक है, अब हमारी जो क्या है टैक्स किस पे लगता है, अब हमने पता हो गया इनकम टैक्स हमारी किस पे लगता है, इनकम पे हम लगाते हैं। ठीक है, ओके चलिए अभी थोड़ा सा इसको हम आज कवर ही कर देते हैं। आपकी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप बोर हो तो ये तो एक रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको क्या कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, जब बोरियत हो जाए थोड़ी देर के बाद पढ़ लीजिए या नेक्स्ट डे पढ़ लीजिए। ठीक है, इसलिए इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इतना लंबा वीडियो है। ठीक है, ओके तो अब ये थोड़ा सा और आइटम है जिसको कि हम आज कवर कर ही दे रहे हैं, ये बेसिक। तो ये आपका आज बेसिक जो आपके इंट्रोडक्शन होगा इनकम टैक्स का जो स्ट्रक्चर के बारे में, ये आज कवर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है कुछ इसकी डेफिनेशन जो है लेकर आएंगे और उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करेंगे। अब ये जो इनकम तो आपको पता चल गई कि आपको इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम पे टैक्स देना होता है। अब ये इनकम में क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जो एज पर इनकम टैक्स जो है सेक्शन 14 क्लासिफाइड इनकम अंडर 5 हेड्स, जो आपके सेक्शन 14 है इसके अंडर में क्या किया है, आपकी इनकम को जो है डिवाइड किया गया है कुछ हेड्स में। ठीक, जैसे आप मान लो कहीं जाते हो, कहीं आप मान लीजिए गए रेस्टोरेंट में गए, तो वहाँ पे क्या है, रेस्टोरेंट के मैनेजर ने क्या कहा है, जो आपके वो जो उसे क्या कहते हैं हम, वेटर को या वहाँ के जो भी स्टाफ है उन सबको ये बता रखा है कि जो है सब कैसे आपको जो है सजाना है, कैसे आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग, जैसे थाली आपने गए उनसे कहा एक थाली ले आओ खाने की, तो उसने क्या किया, सारे इंस्ट्रक्शन पहले ही दे रखे हैं कि आपको अलग अलग पार्ट में अलग अलग थाली के अलग अलग खाने में अलग अलग चीज़ें रखनी है। ठीक है, एक में दाल रखनी है, एक में आपको जो है सब्जी रखनी है, एक में आपको चटनी रखनी है, अचार अलग से रखना है ना, इस तरह के इंस्ट्रक्शन गिवन है, तो वो वैसे ही सजा के आपको ला के देगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो इनकम जो है आपको क्या करना हो, आपको सरकार को देनी होती, बतानी होती कि आपकी इनकम कितनी है। तो वो आप जो है ऐसे नहीं किसी भी तरीके से आपने रफली दे दिया, नहीं ऐसा नहीं, उसके लिए भी एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो जैसे ही आप गए रेस्टोरेंट में, अगर उसने आपको ऐसी सब कुछ मिला के एक ही जगह दे दिया तो आपको अच्छा लगेगा, कहेंगे अरे ये कौन खाएगा, ले जाओ खिचड़ी जैसा तुम दिया है उठा के। ठीक है, तो उसने उसमें इंस्ट्रक्शन दिया है क्या कि सबको अलग अलग देना है, तो आपको अच्छा लगेगा, आप उससे कंज्यूम करोगे। इसी तरह से गवर्नमेंट ने भी एक अपनी जो है इनकम को कुछ जो है डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अलग अलग जो है पार्ट में, उनको वो हमारे कौन से कितने हैं, 5 पार्ट्स हैं, उनको हम 5 हेड्स के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं हेड्स के थ्रू फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, अपना जो है इनकम डिटेल गवर्नमेंट के पास पेश करना है। सबसे पहला क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी आप सिर्फ इनके नाम पढ़ लो, अभी आपको इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये आपके जो है अलग अलग टॉपिक, अलग अलग चैप्टर जो है, एक बहुत बड़ा एक आपका वाइड इसका एक एरिया है, सैलरी अलग है, इसके सारे रूल्स रेगुलेशंस कैसे हम कंप्यूट करते हैं। हमें इनकम टैक्स में सिर्फ यही सीखना है कि आपको इनकम टैक्स जो है कैसे इनकम आपको कंप्यूटेशन करना है और उस पर कैसे हमें इनकम टैक्स निकालना है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इसके नाम पढ़ लो। ठीक है, ये हमारा पूरा सिलेबस है, एक तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, तो आपके 5 हेड्स कौन कौन से हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक, अब इसमें अलग अलग क्या क्या इंक्लूड होते हैं ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो आपको अभी ये जान लेना है कि ये 5 प्रकार की इनकम है, जिसको कि आपको अलग अलग कैटेगराइज करके आपको गवर्नमेंट के पास पे करना है। एक व्यक्ति की सैलरी से भी इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से भी हो सकती है, कोई बिजनेस में अगर वो इंक्लूड है तो बिजनेस से भी हो सकती है, अगर कोई कैपिटल गेन जो है अब ये हम आपको बताएंगे, सबको अलग अलग आपको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आप बस ये मान लो कि ये आपके 5 हेड्स होते हैं और इनको सजा के आपको क्या करना होता है, गवर्नमेंट के पास जो है आपको अपनी इनकम डिटेल जो है देनी होती है। ठीक है, ये आप आज चलिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा जो है कितना ये सब्जेक्ट हमारा कॉम्प्रिहेंसिव है और इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप इसको अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से सुनेंगे
और सीखेंगे तो ये आपको इसमें आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और जो भी बच्चे हमारे इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप इसी तरह से अपने सजेशंस और अपने जो है कह सकते हैं कमेंट्स के थ्रू आप हमें दीजिए और हमें मोटिवेट करिए, ताकि हम और आगे भी जो है इसमें हम सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे। अभी इस पे हमारे इस चैनल पे एक फाइनेंशियल अकाउंट्स की क्लास पहले से चल रही है, और आज हमने इसमें एक इनकम टैक्स की क्लास भी स्टार्ट कर दी है, और हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको अच्छे तरीके से समझाने का। अब यह आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको उतने ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियोस थोड़े लंबे हो रहे हैं तो आप पार्ट में पढ़ो। ठीक है, एज ए स्टोरी अभी आप सुनो। ये क्लास तो आपको अभी लर्न नहीं करना, आपको सिर्फ बताया गया है, समझाया गया है कि एक्ट कैसे आया, कैसे शुरू कहाँ से हुआ ये इनकम टैक्स। ओके, तो अभी आप घबराइए नहीं, पेशेंस के साथ हमारी क्लासेस को लीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड आप इनकम टैक्स के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हम आपको बनाने का प्रयास करेंगे। ओके, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।